गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विजय सर सत्यदेवा टेक्निकल क्लासेस से हम आपके पहले भी टेक्निकल क्लासेस करते थे। पहले हम लोग ऑफलाइन किए हैं, आज हम लोग पहली बार टेक्निकल क्लासेस ऑनलाइन करने जा रहे हैं। और इस पेंडेमिक में आना तो पॉसिबल नहीं हो रहा है जब तक कि गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं कर रही है आप लोगों को क्लासेस देने के लिए। इसीलिए ये सोचा गया हमारे टीम की तरफ से कि टेक्निकल क्लासेस भी हम लोग ऑनलाइन दें। और आज पहली बार हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। इसके बारे में जो भी आप लोगों का ओपिनियन हो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद वो ज़रूर आप लोग कमेंट करें, इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट रहा है, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो है रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के थ्रू ही हम लोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप निकाल करके उसको फर्दर यूज़ कर पाते हैं किसी भी सर्किट में। उसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जो है उसमें बोला गया है कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर में उस दो टर्मिनल के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस डाला जाता है वो करंट जो फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा है ओम्स लॉ। इसमें स्टेटमेंट है द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसमें हम लोग का V जो है ये बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और जो I है वो बता रहा है करंट। ये हमारा है ओम्स लॉ। और हम लोगों को पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो होगा R। इसी को R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि V इक्वल्स टू आई आर हो रहा है। इसमें V मतलब हो गया जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के ऊपर में हम लोग लगाए हैं, I जो करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से, और R जो वो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है करंट को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तीन जो वैल्यू आया है V, I, R, इन्हीं तीन के ऊपर में ये फंडामेंटल है हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसी तीन के ऊपर में फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहला चीज कि अब अगर हम लोग इस तीन का यूनिट पूछें, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, करंट का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी अगर हम लोग इसको जाने तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोगों के पास में दो टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक होता है नॉर्मल जो है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों देखने में एक ही लग रहा है, नाम से भी बहुत क्लोज है, और दोनों का यूनिट भी सेम है। लेकिन दोनों का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट। और डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, WBSc में पूछा गया है, WBSSC जेई में पूछा गया है, रेलवे के जेई में पूछा गया है, बहुत जगह पे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस का स्टेटमेंट दे देता है, उसमें चार ऑप्शन रहता है, उसमें पूछा जाता है इन चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट लेते हैं ए और बी पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है, इसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोले, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो है, जैसे कोई एक पॉइंट चार्ज वो इंफिनिटी पे बैठा हुआ है, वो कहाँ पे बैठा हुआ हमको पता नहीं, उसको अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इसमें जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट पोजीशन पे है, वो कहाँ है हमको पता नहीं है, वहां से उसको लेकर के किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लाना है और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, तभी हम लोग का वर्क डन होगा। यहाँ पे एक वर्ड आता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज को लेकर के किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग 2-3 लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम लोग को देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो रेजिस्टेंस को हम लोग V/I भी लिख सकते हैं। जैसे इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड द करेंट इन द कंडक्टर, ये भी बोल सकते हैं। या फिर इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का जो कि अपने अंदर से करंट के फ्लो को अपोज करता है। जैसे ये एक क्या है, अपोजिंग नेचर का है, ये एक अपोजिंग फोर्स है जो किसको अपोज करता है, करंट को अपोज करता है फ्लो करने से। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। और इसका जो यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है और ये इसका सिंबल है। इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल भी है, हम लोग का नेटवर्क थ्योरम में इससे रिलेटेड बहुत सारा VIR से रिलेटेड बहुत सारा थ्योरम पड़ा हुआ है। बेसिक फंडा हम लोग का ओम्स लॉ ही है, बेसिक फंडामेंटल जो हम लोग का है वो ओम्स लॉ ही है। बाद बाकी जितने नेटवर्क थ्योरम है, जितने भी आगे के फर्दर हम लोग का जो भी यूज होगा नेटवर्क थ्योरम में, नेटवर्क हुआ, सर्किट हुआ, उसमें जितने भी थेवेनिन है और भी जितने भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, वो सुपरपोजिशन थ्योरम है, वो सारे थ्योरम्स एक्चुअली इसी से ओम्स लॉ के थ्रू ही हम लोग उसको डिराइव करते हैं। उसमें VIR इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम इस फंडामेंटल को समझ लें तो आगे का जितना भी नेटवर्क थ्योरम का जितना भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग ईजिली बना सकते हैं। जैसे बहुत बार आप लोग को नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक सर्किट दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि उस सर्किट के किसी भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, उसमें क्या रेजिस्टेंस अप्लाई होगा पूरे सर्किट में। ये क्वेश्चन जो है कॉमन है, ये रेलवे का अभी हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो वो भी एक्चुअली बेसिक ही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो फिर फर्दर नेटवर्क थ्योरम पे भी हम लोग उसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। उसको भी आज हम लोग देखेंगे, एक शॉर्ट क्लिप में हम लोग उसको समझेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ उसका समझेंगे, कितना कम सेकंड में उसको बना सके उसको हम लोग देखेंगे। आइए उसको अब देखते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है उसका यूनिट जो है वो ओम है और उसका जो सिंबल है वो बना दिया गया है। रेजिस्टेंस क्या है, ये एक अपोजिंग नेचर का फोर्स है जो किसी कंडक्टर में लगता है, जो कि उसके थ्रू होकर के जो करंट जा रही है वो उसको अपोज करता है। रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। R = ρL/A। एक चीज जो है वो इसमें नहीं है, वो हिडन है, वो है हम लोगों का टेम्परेचर। इसमें रो जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी।
एल जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और टेम्परेचर जो है वो हिडन होता है, टेम्परेचर के ऊपर में भी डिपेंड करता है। इसमें जो रो है वो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल जो है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जैसे रो मतलब वो किस मटेरियल का बना हुआ है उसके ऊपर में उसका रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। जैसे अल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, तो हम लोग को पता है कि जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमको लग रहा है 50 बार से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में पूछा गया है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों जगहों पे। तो हम लोग को याद रखना है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सिल्वर, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है, इवन बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है, वो तीनों है सिल्वर ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। जैसे कॉपर लिए हैं तो उसका रेजिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होगा, अल्युमिनियम लिए हैं उसका रेंज अलग रहता है, उसमें सबसे बेस्ट होता है सिल्वर। तो वो किस मटेरियल का बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है रो। दूसरा है लेंथ, जैसे वो कितना लंबा है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं जो आर का अगर हम लोग रिलेशन निकालें तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो का, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का, और जो आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो आर जो है रो और एल मतलब जितना ज्यादा लंबा लेंथ होगा उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा जो जिस मटेरियल का बना होगा वो उसका रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इसको हम लोग काटते हैं, काटने के बाद जो ये सरफेस मिल रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे जो जितना ज़्यादा मोटा थिकनेस वाला वायर होगा उसमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है, और जो जितना पतला रहेगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो वो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर बढ़ेगा कब, जब ए छोटा होगा, और आर घटेगा कब, जब ए बड़ा होगा, वो इनवर्सली रिलेशन है। और यहाँ पे जो है वो जो चौथा पॉइंट है जो कि नहीं हम लोग के इसमें रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है, वो है टेम्परेचर। तो हम लोग को पता है किसी भी मटेरियल का कंडक्टर में अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ये सिर्फ कंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर में ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मल ओम्स लॉ के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग रेजिस्टेंस को टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसी भी मटेरियल का, कंडक्टर का, कब, जब उसका टेम्परेचर राइज करेगा। अब आते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक। रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है वो हम लोग बेसिकली जानते हैं, वो दो कनेक्शन में हो सकता है, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज और पैरेलल, तीसरा भी बोल सकते हैं मिक्स्ड या फिर कंपाउंड, लेकिन बेसिकली यही दो रिलेशनशिप होते हैं। एक जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है, दूसरा जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। और रेजिस्टेंस को सर्किट में हम लोग इस सिंबल से दिखा सकते हैं। तो जब ये सीरीज में होगा तो सीरीज कनेक्शन किसको कहते हैं, इंड टू इंड कनेक्शन। इंड टू इंड कैसे बोल सकते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस का इंड जहां खत्म हो रहा है, दूसरे रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट वहीं से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल में क्या होगा, जहां पे इनिशियल पॉइंट है किसी भी रेजिस्टेंस का, दूसरे रेजिस्टेंस का भी इनिशियल पॉइंट वहीं पे कनेक्टेड हो,
उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ R1 जो है, R1 का जो इनिशियल पॉइंट है, R2 का भी इनिशियल पॉइंट एक ही वायर के साथ में कनेक्टेड है। तो ये इस कंडीशन में भी हो सकता है, बस हम लोग को देखने का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये दोनों एक ही है। यहाँ पर भी हम लोग का कनेक्शन वही है, थोड़ा लार्ज करके दिखाया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, जब सबका इनिशियल पॉइंट एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आते हैं कि इसमें हम लोग का दो चीज के बारे में हम लोग को देखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में V और I का रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ आ गया तो जितना न्यूमेरिकल है वो सारा सेकेंड्स में बन जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में V एंड I का रिलेशन, तो हम लोग को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में I जो है वो कांस्टेंट होता है और V जो है वो वेरी करेगा। I कांस्टेंट होगा और V जो है वो वेरी करेगा। जैसे मानते हैं यहां से I करंट इन हुआ तो वो थ्रू आउट I ही जाएगा, I में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन यहां से अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस को अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप करता है। ठीक है, क्या बोले, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप करता है। तो जब ड्रॉप करेगा तो उनका वैल्यू जो है वो V1, V2, V3 अलग अलग हो जाएगा तीनों रेजिस्टेंसेस के ऊपर में। ये हम लोग का फंडामेंटल है। ये अगर याद रहेगा तो जितना न्यूमेरिकल है इजीली और करेक्ट आंसर आएगा, वो भी सेकेंड्स में। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही दोनों रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स इन द सेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है वो I जो है वो वेरी करता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब इसमें जितना करंट इन हो रहा है, मान लेते हैं कि इसमें I करंट इन हो रहा है और V पोटेंशियल अप्लाई हुआ है, तो हर एक रेजिस्टेंस को V ही मिलेगा, ये V कांस्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक ब्रांच को V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट मिलता है, I वेरी करता है। तो अगर रेजिस्टेंस R1 में यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस R3 में I3 करंट फ्लो हो रहा है। तो अब आते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन के बारे में अगर देखना हो तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमको देखना हो तो R का जो रिलेशन होता है वो 1/R में चला जाता है। इसमें जो कॉम्बिनेशन आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है डायरेक्ट एडिशन, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के टाइम पे ये काम आएगा। ये जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा तब का फॉर्मूला है, ये जब पैरेलल में कनेक्टेड होगा तब का फॉर्मूला है। इसको हम लोग अप्लाई करके देखेंगे सर्किट के अंदर में कैसे क्या निकलता है।
सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू है 2 ओम, इसका वैल्यू है 1 ओम, इसका वैल्यू है 1 ओम। तो इस पूरे टर्मिनल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सर्किट के अंदर में इन तीनों का इफेक्ट कितना होगा, मिलाकर के इफेक्ट कितना होगा। तो इन तीनों का जब हम लोग को फॉर्मूला पता है कि सीरीज में डायरेक्ट एडिशन होता है, तो इसमें हम लोग अगर इसको R1 मान लेते हैं, ये R2 है, ये R3 है, तो इसमें हम लोगों को वैल्यू पता ही था कि फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक, मीन्स जितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में वो सब एड अप हो जाता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 का वैल्यू 2 ओम है, 4 ओम। अब यही अगर हम लोग को पैरेलल में देखना हो, पैरेलल में अगर देखना हो तो इसमें अगर ये 2 ओम है, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1। इसका एलसीएम लेकर के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। फिर ये रिवर्सल होगा क्योंकि हमको R जो है वो ऊपर चाहिए, तो ये जो वैल्यू आएगा RP जो है इक्वल्स टू 2/5, ये हमारा वैल्यू आएगा। इन दोनों को आप लोग, ये बेसिक है, इसको देख लीजिए, इसको समझ कर लिख लीजिए, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, विद इन सेकेंड्स में इसको हम लोग क्लियर कर पाएंगे। अब देखते हैं मिक्स्ड सर्किट के बारे में देखते हैं। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले कि ये दोनों कनेक्शन इसमें इंक्लूडेड, ये मिक्स्ड है, इसमें सीरीज भी कॉम्बिनेशन है और पैरेलल भी कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और कौन सा पैरेलल में कनेक्टेड है। इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन बनाते हैं। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग को पता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, वही हम लोग फॉर्मूला डालते हैं, यहाँ करंट का डायरेक्शन बनाते हैं। और याद रखेंगे जहां पर पैरेलल होगा वहां पे करंट डिवाइड होगा, जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है वो ब्रांच पैरेलल हो जाता है। जैसे यहाँ पे करंट जो है सेम पाथ में है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे करंट दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो मतलब क्या कि ये जो दो है ये आपस में पैरेलल कंडीशन में है। अब जो करंट आगे आ रहा है ये लेकिन सीधा एक ही पाथ में जा रहा है, मतलब ये दोनों जो है वो आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। तो सबसे इजीएस्ट वे होता है पैरेलल और सीरीज निकालने का, हम लोग करंट का डायरेक्शन बनाते हैं। जहां से करंट डिवाइड हो जा रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जहां पे करंट कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, एक ही पाथ में रोटेशन है, एक ही पाथ में जा रहा है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो दो रेजिस्टेंस थे वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसको अब हम लोग रिड्यूस कर ले रहे हैं, इस सर्किट को हम लोग अब रिड्यूस कर ले रहे हैं। ये जब दोनों सीरीज में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2 ओम, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि यहाँ से जो करंट है वो डिवाइड हुआ है, ये तो पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
अब इसको निकालने के लिए जब भी दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, दो रेजिस्टेंस, उसका ट्रिक है हम लोग को, जैसे मान लो कि हम लोग 1/R निकालना है और एक रेजिस्टेंस ए है और एक रेजिस्टेंस बी है, तो इसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, AB बाई यहाँ पर हो जाएगा B प्लस ए। इसको जब नॉर्मल करेंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B बाई AB, लेकिन यहाँ पे जो 1/RP है ये मेरे को ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यही लिख सकते हैं, RP इक्वल्स टू AB बाई A प्लस B। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। रिवर्स करने में मैक्सिमम बच्चे रिवर्स करने में ही गलती करते हैं और पूरा न्यूमेरिकल गलत बन जाता है। उस टाइम पे याद रखिएगा, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे वहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई दोनों का सम। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर RP लगाते हैं तो यहाँ जो RP आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गया। मतलब ये जो है ये दोनों मिल करके एक ही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इन दोनों को अब हटा करके एक रेजिस्टेंस ही कर देते हैं। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसको सीरीज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो डायरेक्ट हम लोग सीरीज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 + 2/, ये मेरा 5/3 ओम जो आया, ये मेरा पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स सारे रेजिस्टेंस मिल करके उतना 5/3 ओम का काम कर रहा है। चलिए ये वाला तो हो गया। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, उसको बनाने के बाद वो आप लोग को होमवर्क में दिया जाएगा, उसका रेजिस्टेंस आप लोग निकाल करके कमेंट करिएगा। इसमें आप लोगों को इसका वैल्यू जस्ट प्रीवियस वाले जैसा ही है, इसको आप लोग अपने तरीके से इसको एक बार सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आप लोग कमेंट करिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा वो कमेंट करिएगा। इसी के ऊपर हम लोग आगे भी क्लास करेंगे। आगे में अगर हम लोग देखते हैं लॉकडाउन और एक्सटेंड होता है या फिर जैसे परमिशन मिलता है, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस चालू करेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन जाएगा आप लोगों को। और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग की तरफ से आप लोगों का ऑपरेशन रहेगा। आप लोगों का स्टडी में कोई भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। आप लोग कंटिन्यू स्टडी करिए, गवर्नमेंट जॉब जल्दी से लीजिए और हम लोगों का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच।